नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास यानी कि डिकोड एग्जाम पर करंट अफेयर्स की। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए फटाफट से आप लोग जुड़िए। और आज हो गई है 30 जुलाई, यानी कि कल हो जाएगी आपकी 31 जुलाई और ये महीना हो जाएगा आपका समाप्त। अब आप कितनी शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पहले भी आपको सूचित किया था कि आरओ एआरओ 2026 जो सचिवालय की वैकेंसी होती है वो आ रही है। अब आपने उसको कितना सीरियसली लिया था, कितना नहीं लिया था, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं फिर से कहता हूं कि आप डेली मॉर्निंग वाली क्लास देखिए और जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए तो आप हमारे अभ्युदय बैच से आप जरूर जुड़िएगा। और संपूर्ण तैयारी आपको पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड से लेकर के मतलब प्री प्लस मेंस से लेकर के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह सारी चीजें आपको कराई जाएंगी 1 to 1। तो आप लोग अभ्युदय बैच से हमारे जुड़िए। उसके लिए आप डिकोड एग्जाम के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर अपनी छोटी सी आईडी बना लीजिए और होम पेज ओपन होगा जहां पर एक टैब दिखाई देगा आपको वीडियो कोर्स में क्लिक करके आपको वहीं पर हमारी आरओ से लेकर के अलग अलग एग्जाम के टेस्ट सीरीज, अलग अलग एग्जाम के बैचेस और आरओ 2026 का अभ्युदय बैच प्री प्लस मेंस के नाम से जो टैब दिखाई देगा उस पर क्लिक करके आप पेमेंट करके सीधे आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हैं। अगर इनकेस अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप उसके लिए हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने यहां पर नीचे मेंशन किया गया है 8604409201 या फिर 6307495944। ठीक है। बाकी आपके लिए एक छोटी सी सूचना है कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे आरोग्यम टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है एचईओ के एग्जाम के लिए। तो इसमें हम लोग 7625 प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम को कवर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से, अर्थात टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जिसमें आपको 185 टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे और मिल जाएगा आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगा। ठीक, तो ये 1500 रुपए प्राइस है, ऑफर में आपको मिल जाएगा 899 रुपए में। आपको लगता है कि नहीं सर अब हमको वीडियो लेक्चर भी देखना है, तो अगर आपको इनकेस वीडियो लेक्चर आपको देखना है तो उसके लिए क्या काम करना है, उसके लिए आपको हमारा बैच प्रॉपर ज्वाइन करना है। बैच की फीस हमारी कितनी है? 2500 है, ऑफर में मिल जाएगा, फीस है आपकी 5000, ऑफर मिल जाएगा आपको 2500 में। इसमें आपको पूरे कंटेंट का लेक्चर, आपको उस पर बेस्ड नोट्स, आपको ठीक है, करंट अफेयर्स के मैगजीन, वीडियो, ये सारी चीजें आपको 1 to 1 वहां पर मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है। देखो साइंस एंड टेक का यह प्रश्न है कि दुर्लभ ब्लू स्ट्रैगलर तारे का पता और तार के विकास पर आज हम बात आपसे करेंगे। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ रेयर ब्लू स्ट्रैगलर स्टार एंड स्टेलर एवोल्यूशन पर बातचीत आज आपसे होगी। आप जानते हो कि अभी हाल ही में जो हमारे खगोलविद होते हैं उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय जो उनके सहयोगी थे, जो उनके कलीग्स थे एक तरीके से, उनके साथ मिल करके एक ब्लू स्ट्रैगलर, क्या ब्लू स्ट्रैगलर स्टार, जिसको हम लोग BSS के नाम से भी जानते हैं, इस सीरीज के एक दुर्लभ तारे की खोज की है ना। ये अक्सर चर्चा में रहता है, कुछ अलग अलग प्रकार के तारों आदि की खोज की जाती रहती है। तो ये एक खास प्रकार का एक बहुत रेयर स्टार की खोज इन्होंने की है जो वर्तमान में निर्माण की प्रक्रिया में है। यानी कि अभी एक ऐसे तारे की खोज की गई है जो अभी क्या, जिसका फॉर्मेशन हो रहा है, अर्थात जो अभी बन रहा है, अर्थात पूरी तरीके से यह अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। तो इसकी कुछ खास बातें भी हैं। क्या कुछ खास बातें हैं, आइए हम आगे एक एक करके इस पर बातचीत आपसे करेंगे। तो ये अब इसमें खास बात क्या कि यह खोज दरअसल खगोलविदों को तारों के निर्माण अर्थात उनके फॉर्मेशन की प्रक्रिया और उनके विकास अर्थात उनके डेवलपमेंट की जो एक प्रोसेस होती है उसको प्रॉपर तरीके से समझने का एक जो है अवसर मिलेगा। सिंपल सी बात है, स्टार जो मिला है वो क्या है? वो कोई डेवलप स्टार नहीं है कि बना हुआ है। ये क्या है? इसकी फॉर्मेशन हो रही है। क्या हो रही है? इसकी फॉर्मेशन हो रही है, अर्थात ये प्रोसेसिंग फेज में है। तो जब प्रोसेसिंग फेज में है तो कहीं ना कहीं खगोलविद यह जान पाएंगे कि एक्चुअली में जो स्टार का फॉर्मेशन होता है, जो निर्माण होता है तारे का, वो किन किन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। क्योंकि आप जानते हो कि हमारे आकाशगंगा में ऐसे बहुत ब्रह्मांड में कई सारे तारे हैं जो आपके सूर्य से भी बहुत बड़े हैं, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसकी कुछ खास बातों की मैं बात करता हूं तो जो हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसको हम DST के नाम से भी जानते हैं, के अनुसार खगोलविद लंबे समय से ब्लू स्ट्रैगलर तारों की उत्पत्ति, ठीक है, उनके क्रमिक विकास को समझने का प्रयास कर रहे थे कि भाई ये जो स्ट्रैगलर तारे होते हैं आखिर उनकी उत्पत्ति कैसे होती है और उनका जो डेवलपमेंट होता है
वो किस प्रकार से होता है। और ऐसे में इस प्रकार के तारे की खोज निश्चित तौर पर खगोलविदों के लिए एक अच्छे अवसर का प्रमाण है। ठीक है, तो वही बातें यहां पे आपके सामने लिखी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करते तो यह खोज तारा समूहों में तारों की जो अंतःक्रिया होती है अपने आप में, अंतःक्रिया और बाइनरी स्टार सिस्टम के भौतिक सिद्धांतों को समझने में क्या करेगी, मदद करेगी। भाई सिंपल सी बात है, अभी तक आप तारा कोई भी स्टार है आप उसके बारे में पढ़ते थे, समझते थे क्या कुछ उसमें प्रमुख एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन जब आप पूरी प्रक्रिया को समझ जाएंगे कि आखिर एक तारे की उत्पत्ति होती कैसे है, उसको बनने की प्रक्रिया कैसे है कहीं ना कहीं, तो उससे जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों को भी आप समझ पाएंगे और हमारे जो है स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए ये एक अपने बड़े कदम के रूप में आप इसको देख सकते हैं। अगर बात थोड़ा सा हम लोग ब्लू स्ट्रैगलर तारे की करते हैं, दरअसल ये क्या है, ये जो ब्लू स्ट्रैगलर जो तारा है आपका, ये तारा समूहों जैसे कि ग्लोबुलर क्लस्टर या ओपन क्लस्टर में पाए जाने वाले तारों का एक विशेष वर्ग होता है, खास वर्ग होता है। यह बात आपको यहां पर विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य है, क्योंकि हो सकता है कभी आप एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछ ले कि भाई बताओ ये जो ब्लू स्ट्रैगलर ये स्टार आप देख पा रहे हैं ये एक्चुअली में क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि किन प्रकार के तारों का यह समूह होता है। ठीक है, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई ऐसा इन्वेंशन होता है तो डेफिनेटली वहां से प्रश्न बनता है, क्योंकि यह तारों की उत्पत्ति और निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार है, उनके फलस्वरूप है। ऐसे में ब्लू स्ट्रैगलर तारा के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगर थोड़ा सा हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो यह अपने समूह के अन्य समकक्ष तारों की तुलना में अधिक गर्म है, यानी कि इसके ग्रुप में जो जो अलग अलग स्टार्स होते हैं उनके कंपेयर में अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो पाएंगे कि ज्यादा गर्म है अपने समूह के अन्य तारों की अपेक्षा में। और ज्यादा ये क्या है, अपने आप में इसमें ब्राइटनेस भी ज्यादा है, चमकीला भी बहुत ज्यादा है, ल्यूमिनस प्रकार का है, और इसका द्रव्यमान भी जो है अपने आप पे क्या है, ज्यादा है। यानी कि इसके ग्रुप में जो जो अलग अलग तारे होते हैं उन तारों के कंपैरिजन में ये तारा अधिक क्या है, गर्म भी है, गर्म के साथ साथ में अधिक ये चमकीला भी है, और चमकीले के साथ साथ में इसका जो द्रव्यमान है वह द्रव्यमान भी अन्य तारों के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। तो ये इसकी कुछ खास बातें हैं। हालांकि तारा विकास को लेकर कुछ सामान्य से अपवाद हैं, जैसे कि सामान्य तारकीय विकास सिद्धांत के अनुसार एक ही समूह में एक साथ जन्मे अधिक द्रव्यमान वाले तारे अपने ईंधन को तेजी से समाप्त कर पहले नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ब्लू स्ट्रैगलर अपनी मूल आयु सीमा से अधिक समय तक मुख्य अनुक्रम में बने रहते हैं। यानी कि क्या कह रहा पॉइंट, कह रहा है कि अगर एक कोई समूह है और उस समूह में अगर किसी तारे का द्रव्यमान ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में वह अपने समय जो उसका होता है, जो काल होता है उसका, वह उसके पहले नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप ये स्ट्रैगलर जो तारा है अपने आप में, इसका तापमान ज्यादा है या गर्म ज्यादा है, ठीक है, चमकीला ज्यादा है, इन सारी विशेषताओं के बाद भी जो है इसकी आयु क्या है, लंबी है अपने आप में। तो ये एक इसकी खास विशेषता आपको यहां पर देखने को मिल रही होगी। ठीक है ना, चलिए बाकी अगर हम इसके फॉर्मेशन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इसमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे द्रव्यमान हस्तांतरण यानी कि मास ट्रांसफर। द्वितारा प्रणाली यानी कि बाइनरी स्टार सिस्टम में जब एक तारा अपने निकट स्थित साथी तारे से उसके बाहरी आवरण के पदार्थ द्रव्यमान को अपनी ओर खींचता है, इस अतिरिक्त द्रव्यमान को प्राप्त करके तारा पुनः सक्रिय और पुनर्जीवित हो जाता है। यानी कि एक तारा दूसरे तारे से क्या करता है, सहयोग लेता है अपने आप में, और सहयोग की स्थिति में वह आगे जो है अपनी पूरी प्रक्रिया को जारी करता है। ठीक है, दूसरा तारकीय विलय या टक्कर। घने तारे समूह यानी कि अगर कोई डेंस प्रकार का अगर एक समूह है अपने आप में, तो दो अलग अलग तारों के आपस में टकराने, कोई दो अलग अलग तारा है, ठीक है, तो उनके आपस में क्या है, कह रहा है टकराने या विलय यानी कि मिल जाने, मिलने से होने से एक बड़े और अधिक गर्म तारे का निर्माण होता है। यानी कि अगर कोई दो तारे हैं, अगर ये आपस में टकराते हैं या आपस में मिलते हैं अर्थात इनका विलय होता है, तो एक नए तारे का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है अपने आप पे। आप कुछ यूं समझ लीजिए कि आपके हाथ में दो पत्थर हैं, दोनों पत्थर को आपने क्या किया, टकराया, उसको ऐसे जोर से टक्कर मारा, तो क्या होगा, छोटा सा टुकड़ा जो है टूट के गिर जाएगा, तो एक नया तारा बन गया। या फिर आप काम करिए कि आपके पास में एक थोड़ी मिट्टी है, एक हल्की गीली मिट्टी है, इस एक मिट्टी के गोले को दूसरे मिट्टी के गोले में आपने मिला दिया, तो क्या हो गया, एक बड़ा आकार का बन गया मिट्टी गोला। तो बस यही प्रक्रिया होती है अपने आप में यहां पर जो लिखी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह जो खोज है यह तारों के पुनर्जीवीकरण
के पीछे के भौतिक विज्ञान को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी अपने आप पे। तो एक खास बात है इसको लेकर। इससे भारतीय खगोलीय अनुसंधान, ठीक है, अर्थात जो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च है और भारतीय जो वेधशालाएं हैं कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय पहलू में बढ़ते योगदान को यह रेखांकित करने का प्रयास करता है अपने आप में। ठीक है, तो यह प्रश्न आप एग्जाम में आ जाएगा। अब इसी पर बेस्ड छोटा सा एक प्यारा सा प्रश्न है, आप लोग इसका उत्तर फटाफट दीजिएगा। ठीक, देखो भाई, मैं पहले कह रहा हूं कि वह काम मत कीजिएगा कि जब एग्जाम के पहले आए तो आंख वाली और जो है नाक वाली कान वाली दृष्टि पढ़िएगा या कोई मैगजीन अन्य पढ़िएगा। ठीक है, वो सभी मैगजीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप लगातार तैयारी कीजिएगा, लगातार डेली पढ़िएगा, तब उस मैगजीन को पढ़िएगा। मैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं कि आप मंथली ईयरली कोई मत पढ़िएगा, पढ़िए, लेकिन दैनिक रूप से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि पीसीएस का भी एग्जाम देंगे और भी एग्जाम देंगे। मेंस में करंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप। ठीक, ब्लू स्ट्रैगलर स्टार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह तारा समूहों में पाए जाने वाले ऐसे तारे हैं जो अपने समकक्षों की तुलना में अधिक ठंडे और कम द्रव्यमान वाले होते हैं। ठीक है। दूसरा, इनका निर्माण साथी तारे से द्रव्यमान हस्तांतरण या तारकीय विलय के माध्यम से होता है। अब आप बताओ कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत आसान भाषा में हमने आपको समझाया था, अब इसके बाद भी उत्तर नहीं दे पाएंगे तो फिर क्या कहा जाएगा, बताइए आप लोग भाई, इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ कठिन ऐसा नहीं कि जो आप ना बता पाए। ये सही लग रहा है क्या? हमको तो नहीं सही लग रहा भाई, हमको तो नहीं सही लग रहा है। ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, बताओ। केवल 2 होगा, केवल 1 होगा, 1 और 2 होगा, ना तो 1 ना तो 2, क्या हो जाएगा? कमेंट कर सकते हैं आप फटाफट, है ना। प्रश्न पढ़िए, तुरंत जल्दी से फटाक से आंसर दीजिए इसका। बी, केवल 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है ना, जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है अपने आप में, ये राइट है। ठीक है, तो केवल 2 यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए। ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में ज्ञानेश्वरी यादव का रजत पदक का खिताब अभी मिला है, आप लोग जानते होंगे। इन सारे पदकों को आप लोग जरूर पढ़िएगा, मैं हर दिन आपको कुछ ना कुछ इसमें बताता रहता हूं। ये सारे प्रश्न जो है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे आपके परीक्षा में। ठीक, चलिए। अभी हाल ही में क्या हुआ है, भारतीय भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने ग्लासगो अर्थात स्कॉटलैंड में जो प्रतियोगिता हो रही है वहां पर आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारोत्तोलन स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक हासिल कर लिया है। और इस अवसर पर भाई सभी लोगों ने बधाई दी है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत है वह कब प्रतिभाग करेगा, अर्थात उसका आयोजन करता भारत किस वर्ष बनेगा। मैंने कई बार बताया है आपको, आप याद रखिएगा कि 2030 जो समय है, संभवतः मुझे जहां तक मुझे याद आ रहा है 2030 में जो है भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की जो है क्या करेगा, उसका पुनः से एक बार आयोजन करता बनेगा। लेकिन आप यह भी मुझे बताओ कि इसके पहले, यानी कि जब 2030 में जब अध्यक्षता करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो उसके पहले भारत सरकार के द्वारा या भारत के द्वारा कब कॉमनवेल्थ गेम्स की जो है आयोजन किया गया था। आप मुझे कमेंट करके इसका उत्तर बताइएगा। चलिए, किसकी सरकार थी उस समय? विशेष प्रदर्शन उनका रहा इस पूरे गेम में, राष्ट्रीय गौरव के रूप में जो है इनको सम्मान मिल रहा है और उनकी अथक परिश्रम और उनके इस पूरे समर्पण को याद किया जाएगा। ज्ञानेश्वरी यादव की अगर बात करते हैं तो ज्ञानेश्वरी यादव भारत की एक उभरती हुई प्रमुख महिला भारोत्तोलक हैं, ध्यान रखिएगा। और उनकी कड़ी मेहनत के फलस्वरूप ही जो है उनको यह पूरा जो है रजत पदक इनको मिला है अपने आप में। तो ज्ञानेश्वरी यादव का अपना एक इतिहास रहा है, आप जानते होंगे संभवतः, लेकिन वही होता है कि कई बार आप लोग नहीं जानते हैं। ग्लासगो स्कॉटलैंड में प्रतियोगिता हो रही है और ग्लासगो ने इसके पूर्व जो है 2014 में भी 20वें राष्ट्रमंडल खेलों की सफल मेजबानी की थी। इस बार भारत मेजबानी कब कर रहा है और उसके पहले भारत मेजबानी कब की थी, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, चलिए। अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। हाल ही में ग्लासगो 2026 में, अच्छा ध्यान दीजिएगा, किस नंबर का ये कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है, जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। या भारत जब 2030 में जब इसकी अध्यक्षता करेगा, मेजबानी करेगा, तो उस समय कौन से नंबर का कॉमनवेल्थ गेम्स होगा, वह भी आप लोग बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने किस खेल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? मुक्केबाजी में, भारोत्तोलन में, ठीक है, या कुश्ती में, या फिर निशानेबाजी में, बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। सिंपल सी बात है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी इज द
राइट आंसर। आसान है, कुछ ऐसा कठिन नहीं है जो आप ना बता पाए, है ना। चलिए, एक देश एक एप्लीकेशन विजन के तहत नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की अभी हाल ही में शुरुआत हो रही है। आप जानते होंगे वन नेशन वन एप्लीकेशन, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, मैंने कई बार कहा कि इसको आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन पर आप लोग जो है मेंस का कंटेंट अपने तैयार कर लीजिएगा और इस पर एस्से भी तैयार कर लीजिएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव का संबंध जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? मौलिक कर्तव्यों में बात कही गई है, या जो है मौलिक अधिकारों में बात कही गई है, या नीति निर्देशक तत्वों में जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आर्टिकल है, या फिर इससे इतर किसी आर्टिकल में वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही गई है? आप कमेंट करके इसका उत्तर मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और बाकी इस टॉपिक को आप लोग रेडी कर लीजिएगा। तो अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री जी हैं एल मुरुगन जी, उन्होंने ही अभी राज्यसभा में एक जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है, क्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक देश एक एप्लीकेशन के विजन को साकार करते हुए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को पूरे देश में तेजी से लागू किया जा रहा है। क्या? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। अब ये पूरे जो है कंट्री में इसको अब इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक फिलहाल अगर डेटा की बात करते हैं तो 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानमंडलों विधानसभाओं ने इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ में एमओयू पर साइन कर दिया है। ठीक, इसकी लागत की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 673.94 करोड़ रुपए इसकी अल्टीमेटली इसका लागत है। इसमें केंद्र सरकार का जो योगदान है वो 423.6 करोड़ रुपए है। और आप जानते होंगे कि वर्तमान में देश की 21 राज्य विधानसभाएं पूरी तरीके से डिजिटल अर्थात पेपरलेस विधानसभा के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं। और यह अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जानते हो कि कागज बनाने के लिए कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन होता है, प्लांट्स को कट किया जाता है और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो ऐसे में जब आप जो है पेपरलेस पार्लियामेंट कर देंगे या पेपरलेस जो है आप विधानसभाएं कर देंगे तो इसका एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा आपका। ठीक है, चलिए, कुछ राज्य विशिष्ट आवंटन मिला है, जैसे उदाहरण स्वरूप आंध्र प्रदेश हो गया। विधानमंडल विधानसभा और विधान परिषद में नेवा को लागू करने के लिए 23.58 करोड़ रुपए की राशि इनको दी गई है। चलिए, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई है क्या एप्लीकेशन अपने आप में, तो थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे। दरअसल नेवा एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है अपने आप में, जिसे संसदीय कार्य मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान के तहत इसको संचालित किया जा रहा है। सीधे प्रश्न पूछेगा, ये अभी हाल ही में जो एप्लीकेशन चल रहा है, जो ई विधान एप्लीकेशन जिसको नेवा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये दरअसल किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम कर रहा है? तो आप कहेंगे संसदीय कार्य मंत्रालय के डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत ये काम कर रहा है अपने आप पे। क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जो भी हमारे देश की राज्य विधानसभाएं होती हैं, उन राज्य विधानसभाओं और संसद अर्थात पार्लियामेंट के कामकाज को एक यूनिफाइड अर्थात एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला करके जो भी हमारी विधायी प्रक्रिया होती हैं, उन सभी प्रक्रियाओं को कागज रहित अर्थात पेपरलेस और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, पारदर्शी बना सके। यानी कि अब सारा काम अब आपको कागज पे नहीं करना है, बल्कि अब आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम पे करना है, एप्लीकेशन पे करना है अपने आप में। ठीक है, इसके क्या लाभ होंगे? तो जैसे कि मूल्यांकन रिपोर्ट, अर्थात इसके अनुसार नेवा ने विधायी कामकाज की दक्षता में क्या कुछ सुधार किया है वो यहां पर मेंशन किया गया है। नंबर 1, पूर्ण डिजिटलीकरण, विधायी प्रक्रियाओं, प्रश्नों के उत्तर, विधेयकों और समितियों की रिपोर्टों का 100% डिजिटल प्रबंधन करेगा अपने आप में। यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है उसमें रहेंगे, ई पेपर के रूप में रहेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा? कागजी कार्रवाई और लागत में कमी आएगी। सिंपल सी बात है, पहले सारे दस्तावेज को रखना, उसकी छपाई करना, ठीक है, फिर स्टोरेज में जो खर्चा आता है वो भारी खर्चा, तो अपने आप पे कहीं ना कहीं एक बड़ा सिस्टम इस पे काम करता था। लेकिन अब जब डिजिटल सारा काम हो गया तो ये सब सारे खर्चे आपके बच जाएंगे और चीजें सेफ रहेंगी अपने आप में। ठीक है, विधायकों यानी कि जो भी आपके एमएलए होते हैं, मंत्रियों और नागरिकों के लिए विधायी जानकारी, कार्यसूची, लिस्ट ऑफ जो भी होगा वो अपने आप में तेज होगा और लोगों तक उसकी पहुंच आसान हो जाएगी अब। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इससे निश्चित तौर पर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मजबूत होगी अपने आप पे। ठीक, और सरकार के लिए ही होना जरूरी है। चलिए, अब आप इसी पर छोटा सा प्रश्न का उत्तर मुझे बता दीजिएगा। चलिए भाई,
राज्यों में एनईवे यानी कि नेवा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय संस्था कौन सी है? अब बताइए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नीति आयोग, सेंट्रल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट या फिर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन? बताइए। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। सी यानी कि सेंट्रल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट अपने आप पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम एवं भारत का हेपेटाइटिस मुक्त 2030 का लक्ष्य। आप जानते होंगे सरकार ने 2030 तक हेपेटाइटिस को मुक्त जो उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। अगर आपको याद होगा, अगर आप एचयू के बैच के स्टूडेंट होंगे तो वहां पर हमने आपको अलग अलग डिजीज के उन्मूलन के बारे में बताया हुआ है। करंट अफेयर्स की क्लास में भी मैंने कई बार कहा है कि अलग अलग डिजीज के उन्मूलन का वर्ष, कई बार क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग अलग रोगों के उन्मूलन का वर्ष घोषित किया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत सरकार के द्वारा इसको घोषित किया जाता है। तो जो हेपेटाइटिस बीमारी है अपने आप में, इसके उन्मूलन का लक्ष्य सरकार ने 2030 रखा है अपने आप में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी इसमें खास बात क्या हुई कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत व्यवस्थित प्रयासों के माध्यम से वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आप जानते होंगे कि दरअसल यह पहल संयुक्त राष्ट्र के अर्थात यूनाइटेड नेशन के सतत विकास लक्ष्य अर्थात 3.3 के पूर्णतः क्या है अनुरूप है, जिसमें स्वास्थ्य पर बातचीत आपसे की गई है अपने आप पे, है ना, ध्यान रखिएगा। बाकी हेपेटाइटिस जानते होंगे, हेपेटाइटिस के टीके कब लगाए जाते हैं, ऐसा प्रश्न भी कई बार पूछा गया आप एग्जाम में। तो अगर थोड़ा सा नॉर्मल हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो ये क्या है, हेपेटाइटिस अपने आप में लिवर की जो सूजन से संबंधित एक बीमारी है। वायरस संक्रमण की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस वायरस के कारण ये फैलता है अपने आप में। अत्यधिक शराब का सेवन, नशीली दवाएं और अन्य टॉक्सिन जो होते हैं उनके प्रयोग से आपको कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस की बीमारी हो जाती है। ठीक है, ऑटोइम्यून बीमारियां, इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है, गलती से यकृत की अपनी ही स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला कर देती है। और आप जानते हो कि जो हेपेटाइटिस के हैं प्रकार हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई अपने आप में। हेपेटाइटिस बी और सी ये दोनों प्रकार सबसे घातक होते हैं, अपने सबसे डेंजरस होते हैं। कौन कौन सा, एक हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। अच्छा बताओ आप लोग मुझे कमेंट करके कि हेपेटाइटिस बी और सी के टीके जो है कब लगाए जाते हैं, किसको लगाए जाते हैं, क्या उसका जो है टाइम पीरियड होता है। यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एचओ का फॉर्म फिल किया होगा तो उसके तो बहुत ही जरूरी है। बाकी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करोगे तो वहां पर ही प्रश्न पूछा जाता है। आप कमेंट करके मुझे इसका तो बताइएगा। ठीक, तो ये हेपेटाइटिस बी और सी अपने आप में डेंजरस हैं, जो लिवर सिरोसिस और यकृत कैंसर के मुख्य कारण बनते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट क्या आ गया, लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस भी अपने आप में क्या है, खतरनाक बीमारी होती है। बाकी लिवर कैंसर तो है ही है अपने आप में। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, अब राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम कई सारे चलाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा। दरअसल 2018 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। किस कार्यक्रम की, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम की। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि जो अलग अलग रोग होते हैं उनके उन्मूलन के लिए या उनके वैक्सीनेशन के लिए सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो क्या काम करती है, वह वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाती है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अभियान अलग अलग संगठनों के द्वारा भी चलाए जाते हैं। तो ये जो प्रोग्राम आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में इसकी शुरुआत की थी। इसमें जो इसका जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, अर्थात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। जो आप एक शब्द सुनते होंगे NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करता है अपने आप पे। ठीक है, और सभी योजनाओं के अम्ब्रेला के रूप में काम करता है NHM के अंतर्गत ही सारी योजनाएं जो है चलाई जा रही हैं। इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है कि 2030 तक देश से वायरल हेपेटाइटिस के सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को समाप्त करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली दृष्टिकोण अर्थात हेल्थ सिस्टम अप्रोच अपनाया गया है, जिससे सेवाओं का एकीकरण और मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनों अर्थात नेशनल हेल्थ मिशन के साथ में इसको किया गया, ज्वाइन किया गया है। ठीक, चलिए, इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं, कुछ की फीचर्स एंड स्ट्रैटेजी हैं इसकी, जैसे कि निःशुल्क निदान एवं दवाएं, अर्थात देश भर में हेपेटाइटिस बी और सी के लिए क्या होता है,
मुफ्त परीक्षण होता है अपने आप, अर्थात फ्री डायग्नोसिस की जाती है और सस्ती जेनेरिक दवाओं के माध्यम से निःशुल्क उपचार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसा नहीं कि आपको पैसा पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इन सेवाओं को जिला अस्पतालों, ठीक है, से नीचे लाते हुए प्राथमिक एवं स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अपने आप में सीएससी। क्या बोलते हैं? सीएससी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या बोलते हैं? सीएससी के साथ साथ में आयुष्मान, क्या? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अब आपके दिमाग में चीज आएगी, खास बात कि जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर होता है ये क्या होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं एक पॉइंट। जैसे अगर आप नॉर्मल, अगर आप ग्रामीण लेवल पर आएंगे तो 3 स्तरीय जो है स्वास्थ्य सुविधाएं आपको अलग दी जाती हैं। नंबर 1 होता है उप स्वास्थ्य केंद्र। क्या? उप स्वास्थ्य केंद्र। ध्यान से सुनिएगा, कभी आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। उप स्वास्थ्य केंद्र, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग SHC, सब हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, SHCs। ठीक है, एक होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, PHCs। ठीक है, एक क्या होता है? एक होता है सामुदायिक, ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं CHC। ठीक है, CHC, यानी कि इसको बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, सरकार ने क्या काम किया है? सरकार ने काम यह किया है कि ये जो आप उप स्वास्थ्य केंद्र देख पा रहे होंगे और दूसरा वाला क्या है आपका? ये वाला है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। इन दोनों को सरकार ने क्या किया है? मर्ज कर दिया है और इसको मिला के क्या कह दिया सरकार ने? सरकार ने कहा है कि हम इसको बोलेंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान, ठीक है, आरोग्य मंदिर। तो अब आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के माध्यम से आपको जो है हेपेटाइटिस बी को लेकर के सारे प्रॉब्लम आपको यहां पर चलाए जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि आप एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसको किन को जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कन्वर्ट किया गया। तो आप कहेंगे सर उप स्वास्थ्य केंद्र। उप स्वास्थ्य केंद्र कहां पर होते हैं? एकदम गांव के लेवल पर होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आप एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि कुल कितनी जनसंख्या के आधार पर उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं, बेडों की संख्या कितनी होती है, इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने जनसंख्या पर बनाए जाते हैं, इनमें बेडों की संख्या कितनी होती है, कौन कौन से स्टाफ होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जिले से जो, जैसे जिले स्तर पर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है आपका, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से नीचे के 3 स्तरीय प्रणाली हमारे यहां पर काम करती है, जो कि ग्रामीण स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, यहां पर जो है आप प्रॉपर तरीके से आप आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो हमारे यहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं होती हैं, खास करके आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए, अर्थात जो है जो हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं आपके PSC आदि जो CSC होते हैं, वहां पर डिलीवरी कराने के लिए आशा कार्यकर्ताएं जिम्मेदार होती हैं, है ना। AAA, जिसको मैंने कई बार आपको समझाया होगा, AAA में क्या आता है? एक आशा आती है, एक आंगनवाड़ी आती है और एक आती है आपकी कौन? एनएम बहनें, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मजबूत करने के लिए एक बड़े अहम कड़ी के रूप में काम करती हैं अपने आप पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, बाकी स्थानीय निधियों का कुशल उपयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ समन्वय और जागरूकता अभियानों आदि के माध्यम से आप देखेंगे तो हम सभी नागरिकों को एक समावेशी स्वास्थ्य देने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब इसी पर छोटा सा प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताइए हेपेटाइटिस बी और सी का टीका किस उम्र में और किसको लगाया जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए, एक BCG का टीका और एक हेपेटाइटिस का टीका, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। हेपेटाइटिस बीमारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है, इसमें से क्या रॉन्ग लिखा हुआ है बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अक्सर आप यहां पर गलती करके चले आते हैं, सही नहीं है। जैसे देखेंगे कौन सा कथन सही है, बस नहीं पढ़ेंगे, सही पढ़ करके सही कथन टिक करके चले आएंगे, एकदम दिल गार्डन हो जाएगा कि हमने तो सही उत्तर लगाया है। अब जब आंसर की से मैच करेंगे तो सब उबड़ खाबड़ हो जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी में आप लोग गलती करते हैं। जो प्रश्न आसान होता है वो आपके जल्दी गलत होते हैं, है ना, क्योंकि आप अपने
इमोशंस को एकदम से खुला छोड़ देते हैं, एकदम दिल खुश हो जाता है एकदम से। ध्यान से जब आप पढ़ेंगे चीजों को तब आप किया करिए प्रश्न। इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत बहुत ध्यानपूर्वक आपको से प्रश्नों को पढ़कर लगाना होता है। बी इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि हेपेटाइटिस केवल दूषित जल और भोजन से ही फैलता है, इसका अन्य कोई कारण नहीं है। ऐसा नहीं, इसके अन्य कारण भी होते हैं अपने आप पे, ठीक है। अब इसी पर छोटा सा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, मेंस के लिए बन जाएगा, बड़ा अच्छा, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रश्न क्या बनेगा कि भारत में संक्रामक रोगों की रोकथाम में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, एनालिसिस कीजिए। दूसरा, हेपेटाइटिस मुक्त भारत 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल चिकित्सीय समाधान पर्याप्त नहीं है, बल्कि विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य अवसंरचना और जन जागरूकता समान रूप से आवश्यक है, टिप्पणी कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाई आपको अवेयरनेस भी फैलाना होता है, केवल डायग्नोसिस के माध्यम से, केवल ट्रीटमेंट के माध्यम से, अर्थात डायग्नोसिस प्रोसेस एंड ट्रीटमेंट प्रोसेस के फलस्वरूप ही आप किसी भी डिजीज को जो है उसका उन्मूलन आप नहीं कर सकते। इसके लिए जन जागरूकता अभियान अर्थात पब्लिक अवेयरनेस अपने आप एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप चीजों को। चलिए, मालदीव द्वारा सार्क के पुनरुद्धार की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सार्क, मैंने कई बार आपसे कहा है, सार्क की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है और सार्क को आप लोग जरूर पढ़िएगा। सार्क क्या है? अपने आप में अंतरराष्ट्रीय संगठन है, कई देशों का समूह है। मैंने कई बार आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ से इसको मैंने पढ़वाया हुआ है आपको। अभी हाल ही में क्या हुआ है, मालदीव के स्वतंत्रता दिवस की 61वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको बोलते हैं सार्को, ये इसका हिंदी वर्जन है, ठीक है, के पुनरुद्धार और इसे पुनः सक्रिय करने की तीव्र आवश्यकता पर जोर दिया है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो सार्क संगठन है इसकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं क्या हो रही है, कम हो रही थी। इसके एवज में अगर आप देखेंगे तो आपका बिम्स्टेक हो गया, क्वाड समूह हो गए, जो अन्य कुछ समूह हैं, इनकी उपयोगिता ज्यादा सिद्ध हो रही थी, सार्क की उपयोगिता कहीं ना कहीं कम हो रही थी। तो अभी इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि भाई ऐसा है, देखो हम सार्क को ना पुनः से पुनर्जीवित करेंगे और हम इसमें क्या करेंगे, इसको और आगे मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सदस्य देशों के साथ में जो है आपसी मतभेदों को भूलते हुए क्षेत्रीय हित में बातचीत करने के लिए उन्होंने लोगों को आह्वान किया है। मालदीव के राष्ट्रपति ने सार्क की वर्तमान में रुकी हुई प्रक्रियाओं और सम्मेलनों पर चिंता व्यक्त करते हुए इसको कहा है कि भाई ये खराब है और ये आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी रूप में सही नहीं है। जुलाई के प्रारंभ में बांग्लादेश ने भी दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को गहरा करने और सार्क की क्षमता और उसके वास्तविक प्रदर्शन के बीच में अंतर को कम करने के लिए समर्थन व्यक्त किया था। बांग्लादेश भी चाहता है कि भैया सार्क मजबूत हो अपने आप पे, ठीक है। अच्छा, सार्क की स्थापना कब हुई थी और सार्क का मुख्यालय कहां पर है? अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं तो बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। संवाद से समाधान पर बात कही गई है, अर्थात उन्होंने मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया आप आपस में कम्युनिकेट कीजिए। जब आप कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका जो सॉल्यूशन है वो जरूर निकलेगा, राइट। अब थोड़ा सा बात हम लोग सार्क चूंकि चर्चाओं में, तो निश्चित तौर पर अब चूंकि चर्चाओं पर है तो प्रश्न पूछ लेगा आप एग्जाम में सार्क को लेकर के। अच्छा, मैंने कई बार कहा है कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं वो आपके जरूरी होते हैं, चाहे बात सार्क की हो, चाहे बात आपके बिम्स्टेक की हो, चाहे बात आपके ब्रिक्स समूह की हो, चाहे बात IMF की हो, WTO की हो, WHO की हो, या जो अन्य संगठन होते हैं आपके, ठीक है, जैसे OPEC वगैरह हो गए, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। ये पार्ट है आपके सिलेबस का, प्री में भी है और आपके मेंस में भी है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर हम इसके सार्क के नाम की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में SAARC बोलते हैं, जिसको सार्क बोलते हैं, हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं सार्क, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका नेचर कैसा है? दरअसल ये क्या है अपने आप में, जो साउथ एशिया है, यह साउथ एशिया के 8 प्रमुख कंट्री का अपने आप में एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 8 दिसंबर 1985 को दरअसल ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ में इसका जो है इसको बनाया गया। सचिवालय इसका कहां पर है?
तो सार्क का स्थायी सचिवालय 17 जनवरी 1987 को काठमांडू नेपाल में स्थापित किया गया। कई बार यह प्रश्न आपके एग्जाम पूछा गया है और 8 जो इसमें कंट्री शामिल और कंट्री कौन कौन सी हैं यहां पर आपके सामने कंट्री मेंशन की गई हैं। इसमें नंबर 1 पर क्या है आपका भारत है, दूसरे पर आपका पाकिस्तान है, तीसरे पर आपका बांग्लादेश है, चौथे पर आपका श्रीलंका है, पांचवें पर नेपाल है, छठे पर आपका मालदीव है और आपका सातवें पर क्या है आपका भूटान हो जाता है अपने आप में। और बाकी जो है यहां पर अफगानिस्तान भी अभी हाल में 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में 8वां सदस्य इसका बना था। तो ये 7 कंट्री, ये कितना हो गया 5 6, ये हो गया 7, एक सेकंड, ये हो गई आपकी भूटान हो गया 7वां और ये हो गया आपका अफगानिस्तान आपका 8वां। ठीक है, क्या लिखा है कि जो अफगानिस्तान है यह 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में 8वां सदस्य बना था। ठीक है, क्या इसका सार्क का क्या मोटो है एक्चुअली में? तो सिंपल सी बात है कि अगर यह दक्षिण एशिया के प्रमुख देशों का संगठन है तो सिंपल सी बात कॉन्सेप्ट यह निकलेगा कि दक्षिण एशिया के सभी देशों में हर प्रकार के डेवलपमेंट पर काम करना अपने आप में, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, जीवन की गुणवत्ता अर्थात जो उनकी एक लाइफ स्टाइल होती है उस लाइफ स्टाइल को और सुधारना, इकोनॉमिकल ग्रोथ करना, सोशल वेलफेयर करना, अपने आप में सोशल ग्रोथ करना, कल्चरल डेवलपमेंट और अन्य जो सामूहिक निर्भरता होती है अर्थात जो डिपेंडेंसी होती है अपने आप में, आप इसको यूं कहें कि हर कंट्री अपने आप को में क्या करना चाहेगी, डेवलप करना चाहिए। जैसे अभी नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, मालदीव हो गया, सब क्या पे डेवलपिंग कंट्री में है। तो इसका अल्टीमेटली गोल इस संगठन का है कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाते हुए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हुए हम अपने आप को डेवलप कंट्री में क्या करें, कन्वर्ट करें। जैसे कि भारत ने 2047 में विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है और उस संदर्भ में सरकार लगातार काम कर रही है। ठीक है, तो ये बातें आपको यहां पर ध्यान देने योग्य है। बाकी सार्क के समझ कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि द्विपक्षीय तनाव चल रहा है। आप जानते होंगे सार्क का सदस्य देश कौन सा है, भारत है, लेकिन भारत पाकिस्तान में एक बड़ा तनाव चल रहा है, द्विपक्षीय संबंध मजबूत नहीं हो पा रहे हैं अपने आप में। ठीक है, तो ये चिंताजनक बात है। चार्टर की कुछ अपनी लिमिटेशंस होती हैं, अर्थात सार्क चार्टर का अनुच्छेद 10 ये कहता है कि निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएंगे और द्विपक्षीय तथा विवादास्पद मुद्दों को चर्चा से बाहर रखा जाएगा। तो सिंपल सी बात है भैया, जब सार्क में मान लेते हैं सार्क में ए बी सी डी 4 कंट्री है मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आपस में अगर कोई मुद्दा होगा तब तो सब लोग मिलकर सुलझाएंगे। लेकिन अगर 2 कंट्री के बीच में अगर कोई मुद्दा है अपने आप में, तो सार्क कहता है कि नहीं बॉस, तुम्हारा मुद्दा है ना, तो तुम ही समझाओ, हम नहीं आएंगे इसमें आगे। ये अपने आप में इसकी लिमिटेशन है। होना यही चाहिए था कि जब आप सभी लोग एक ही घर परिवार के सदस्य हैं तो आपकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी 2 लोगों के बीच में अगर कोई बात विवाद होता है तो आपको निपटाइए। परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो पिता क्या करता है, सबकी समस्या को सुनता है, जानता है, सबके साथ रहता है। लेकिन अगर पिता के 2 बेटों में अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो क्या वो वहां पर सहयोग नहीं करता है या आपस में सहयोग नहीं किया जाता है। तो यह बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। इसलिए सार्क में यह लिमिटेशन है, इसको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक, वैकल्पिक मंचों के झुकाव, भारत और अन्य पड़ोसी देश सार्क के स्थान पर बिमस्टेक जो कि बहुत क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल खाड़ी की पहल है, और BBIN जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल आते हैं, जैसे अधिक व्यवहारिक और परिणाम उन्मुख मंचों को प्राथमिकता दे रहे हैं। यानी कि सार्क से ज्यादा इंपॉर्टेंस इंडिया कहीं ना कहीं बिमस्टेक को और अपने आप में BBIN संगठन को दे रहे हैं, जिससे सार्क की इंपॉर्टेंस और कम हो रही है। क्योंकि आप जानते होंगे कि भारत अपने आप में बड़ी मजबूत इकोनॉमिकल कंट्री के रूप में उभर रहा है और दुनिया भारत का जो है लोहा मान रही है। ऐसे में भारत का झुकाव किसी अन्य ग्रुप की तरफ जाना अपने आप में सार्क की इंपॉर्टेंस को क्या करना है, कम करना है अपने आप में। राइट, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। सार्क और बिमस्टेक के बारे में कंपैरिजन करके आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। राइट, चलिए अब आपके सामने छोटा सा प्रश्न आ गया। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि सारे संगठनों को आप पढ़िएगा, कौन सी कंट्री शामिल होती हैं, कौन सी शामिल नहीं होती हैं। खासकर उन ऑर्गेनाइजेशन को आपको जरूर पढ़ना है जिस ऑर्गेनाइजेशन में भारत एज ए मेंबर है। ठीक है, तो अब आप बताओ इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो सार्क का सदस्य देश नहीं है अपने आप में, बताइए आप लोग। आसान है, एकदम इजी हलवा प्रश्न है। डी मतलब म्यांमार नहीं है आप। ठीक है, चलिए अब इसी टॉपिक पर आपके सामने कुछ प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न पहला क्या बनेगा हमें इसमें कि सार्क की वर्तमान आक्रमणता मतलब
जो अभी इसको जो अपने आप पे ढीला ढवाली जो है सार्की आक्रमणता, मतलब काम नहीं कर रहा सही से। तो सार्की वर्तमान आक्रमणता के बावजूद दक्षिण एशियाई देशों के लिए इस मंच की प्राथमिकता बनी हुई है। कह रहा है कि भले ही सार्क अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो साउथ एशिया कंट्री है वहां पे इसकी इंपॉर्टेंस है अपने आप पे। इस कथन के अर्थात इस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दिया गया, तो कॉमन है, डबल कॉमन है, तो ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के आलोक में अर्थात इस स्टेटमेंट के रेफरेंस में सार्क की प्रमुख चुनौतियां अर्थात सार्क की क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनके पुनरुद्धार अर्थात इनको जो है एक तरीके से जो दोबारा रिफॉर्म किया जाएगा, इनकी संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। आपको 125 वर्ड्स में लिखना है अपने आप में। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सार्क बनाम बिमस्टेक। सार्क भी अपने आप एक संगठन अंतरराष्ट्रीय और बिमस्टेक भी है, जहां पर भारत का झुकाव बिमस्टेक की तरफ ज्यादा है सार्क की कन्वर्जन में। तो कह रहा है कि सार्क बनाम बिमस्टेक भारत की विदेश नीति और क्षेत्रीय एकीकरण के दृष्टिकोण में बिमस्टेक सार्क के एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभर रहा है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आपको जो है क्रिटिकली एग्जामिन इसका करना है कि क्या बिमस्टेक जो है सार्क को पीछे छोड़ते हुए एज ए ऑप्शन बन रहा है क्या, ये आपको इसके बारे में लिखना है कंपेयर करके। ठीक है, चलिए अब एक शब्द आ गया बसीरो फे। ये क्या है? सेनेगल के राष्ट्रपति हैं या बसीरो फे को हाल ही में सीरा लियोन के फ्री टाउन में आयोजित 69वें साधारण सत्र में के दौरान जो है पश्चिम अफ्रीकी देशों के आर्थिक समुदाय का नया अध्यक्ष जो है इनको नियुक्त किया गया है भाई साहब। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है। वह सियरा लियोन के राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो का स्थान लेंगे अपने आप पे, यानी कि उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रपति जूलियस माडो थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा कि पश्चिम अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय है, इसका नया अध्यक्ष अब जो है बसीरो फे को बनाया गया है। और इसके पहले कौन थे अध्यक्ष? इसके लियोन के सेरा लियोन के राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो थे। ठीक, चलिए 1975 में इकोवास की स्थापना के बाद यह पहली बार है जब सेनेगल ने इस क्षेत्रीय गुट का शीर्ष पद इनको संभाला उन्होंने। ठीक है, बाकी उनका यह एक साल कार्यकाल मुख्य रूप से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, अलग हुए देशों जैसे कि इस संगठन से माली, बुर्किना फासो आदि अलग हो गए थे, इनके साथ में राजनयिक बातचीत बनाए रखना और शासन में सुधार लाने पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, आपको फिलहाल ये फैक्ट इतना याद रखना है कि अभी बताइए, आपसे पूछेगा एग्जाम में, बताइए अभी हाल ही में पश्चिम अफ्रीकी देशों के आर्थिक समुदाय का, इसको इकोवास बोलते हैं, इसका नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? आप कहेंगे बसीरो फे। बसीरो फे कौन है? यह सेनेगल के नए प्रेसिडेंट है अपने आप में। ठीक है, चलिए बताइए भाई साहब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाल ही में सियरा लियोन के फ्री टाउन में आयोजित 69वें साधारण सत्र के दौरान पश्चिम अफ्रीकी देशों के आर्थिक समुदाय का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? बताइए। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन, है ना? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए कालापाट बॉक्साइट ब्लॉक, ये क्या अभी हाल ही में चर्चा में रहा? कालापाट बॉक्साइट ब्लॉक उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में अवस्थित है अपने आप पे। अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने राज्य में खनन, ठीक है, और धातु क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए 11 नए खनिज ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें यह ब्लॉक भी मुख्य रूप से शामिल किया गया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, पढ़ लीजिए फिर भी। ठीक है, यह एक ग्रीनफील्ड है, माइनिंग ब्लॉक है, जिसमें लगभग 220 मिलियन टन बॉक्साइट विशाल भंडार होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अच्छा, खनिजों से एक बात याद आएगी, आप एग्जाम में जो भी हमारे अलग अलग खनिज होते हैं उनके बारे में पूछाता है कि किस स्टेट में कौन सा मिनरल्स ज्यादा पाया जाता है, उसका नंबर क्या है, चाहे आपका टिन हो, चाहे बॉक्साइट हो, चाहे कोयला हो या फिर कोई अन्य खनिज हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, यह ब्लॉक एल्युमिनियम उत्पादन से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना है। ठीक है, हालांकि यह जो क्षेत्र है अपने आप में इकोलॉजिकल रूप से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है अपने आप में और अत्यंत संवेदनशील कालापाट वन्यजीव अभ्यारण्य के काफी करीब स्थित है, जो एक प्रमुख हाथी गलियारा भी कहा जाता है। ये अपने आप में कालापाट क्या, एक वन्यजीव अभ्यारण्य, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है अपने आप में कालापाट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी कारण इस ब्लॉक का पर्यावरण और कानूनी विवादों का एक बड़ा जो है इतिहास रहा है। ठीक है भैया, सिंपल सी बात है, पर्यावरण को नुकसान होगा तो दिक्कत होगी। 2021 में इस ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया को उच्च न्यायालय के द्वारा पर्यावरणीय चिंताओं और वन्यजीव आवासों पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण रोक दिया गया था, जिसे अब 2026 में पुनः नीलामी सूची में रखा गया है। इसीलिए चर्चाओं में रहा है ये। चलिए अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न का।
हाल ही में खबरों में रहा कालापाट बॉक्साइट ब्लॉक किस राज्य में स्थित है, बताइए। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, क्या हो जाएगा? देखो यहां पर याद आ गया? अब बताओ क्या हो जाएगा, नकल कर लीजिए, है ना, तब तो बताइए। इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, कालापाट वन्यजीव अभ्यारण्य, कालापाट सेंचुरी कहां पर है, भी प्रश्न पूछ लेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, मेयर एंडी बर्नहैम, पूर्व मैनचेस्टर मेयर एंडी बर्नहैम ने 20 जुलाई 2026 को दरअसल यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है, ठीक है। तो यह चर्चा में रहा है और कीर स्टारमर की जो है उन्होंने जगह ली है अपने आप में, ठीक है। दूसरा, जो कि उन्होंने कीर स्टारमर की जगह ली है, जो ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम समय तक सेवा देने वाले लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बन गए हैं। एंडी बर्नहैम पिछले एक दशक में ब्रिटेन के 7वें प्रधानमंत्री हैं भाई साहब, ये नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। किस नंबर के? 7वें नंबर के हैं। बाकी ज्यादा इसमें कुछ आपको नहीं रखना है, बस इनका नाम आपको याद रखना है, बाकी ब्रिटेन के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए, हाल ही में 20 जुलाई 2026 को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, जिन्होंने कीर स्टारमर की जगह ली है और सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए मैनचेस्टरवाद की नीति का समर्थन किया है? कौन है? अच्छा, इसको गूगल करिएगा जरा कि भैया ये मैनचेस्टरवाद जो है वो क्या होता है, मैनचेस्टरिज्म क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, आप इसको गूगल करिएगा जरा एक बार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? एंटी बर्नहैम, ये होगा? ये होगा क्या? बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर। और अब आपके लिए छोटा सा प्रश्न है, इसका उत्तर अगर आप दे पाएंगे तो जरूर दीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, कोई भी चीज कीजिएगा, लेकिन इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिलहाल हम मिलेंगे कल मॉर्निंग में। बाकी हमारे जो भी कोर्सेज चलते हैं, आप चाहें तो इन कोर्सेज में इनरोल होकर के आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। सारे कोर्सेज आपको एक एक करके यहाँ पे लिखे गए हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी कोर्स लेना होगा उस कोर्स का नाम लिख करके आपको व्हाट्सएप करना होगा, या फिर आप सीधे हमें कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे हम लोग। अच्छा, कल आपकी जो है डेट हो जाएगी 31, कल मॉर्निंग में यूपी स्पेशल जून वाले आएगा आपको, है ना, मैंने कल भी बताया था आपको, तो वो क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। बाकी क्लास प्रॉपर करंट की हमारी मिलेगी अब 1 अगस्त को, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।